बाजू। चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम जुडिशियल एक्टिविज़म का टॉपिक पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने जुडिशियल एक्टिविज़म के एस्पेक्ट में आपको ये बताया था कि जुडिशियल एक्टिविज़म की नीड क्यों रहती है, किन किन कारणों से वो आ जाता है। पहले हमने आपको जुडिशियल एक्टिविज़म और जुडिशियल रिव्यू के डिफरेंसेस इस्टेब्लिश कराए। फिर हमने आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें उसे सपोर्ट कर देती हैं, क्या ज़रूरतें पैदा हो जाती हैं। उसमें हमने एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा दिया। फिर हम आगे पढ़ाना चाहते थे तो लेक्चर का टाइम ओवर हो गया। आज हम सुभाष कश्यप के एस्पेक्ट से और एक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट के एस्पेक्ट से समझेंगे कि कहाँ से आ जाता है ये, किसकी नीड क्यों फील होती है, किन किन चीज़ों से ये शक्ति ले जाता है और आगे बढ़ता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहला एस्पेक्ट है कि व्हेन लेजिस्लेचर फेल्स टू डिस्चार्ज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जुडिशियल एक्टिविज़म आता है जब लेजिस्लेचर फेल हो जाती हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने में। ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। इसको हमने जब पिछली बार पढ़ा था तो टॉपिक नेम था जब भी वैक्यूम क्रिएट होता है, लेजिस्लेटिव एंड पे जब वैक्यूम आता है। सेम वही एस्पेक्ट है ये। लेजिस्लेचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करने में फेल रही। जैसे कि मान लीजिए कि लेजिस्लेचर के एंड पे पॉक्सो का कानून आना चाहिए था, लेकिन लेजिस्लेचर ऐसा कानून लेकर के नहीं आ पा रही। वो बच्चों की प्रिवेंशन के लिए कोई लॉ नहीं ला पा रही, सेक्सुअल अब्यूज़ को रोक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में जुडिशरी विल इंटरवीन इनटू दैट, और जुडिशरी अपनी तरफ से कोई ऐसा जजमेंट देगी, या जुडिशरी कोई ऐसी कमेटी फॉर्म करेगी, या जुडिशरी पार्लियामेंट को कह सकती है कि इस विषय पर कानून ला करके इसका हल और निवारण कीजिए। क्योंकि बदलते समय के साथ मैंने पिछली बार भी बताया कि उस चीज़ की आवश्यकता थी और उस चीज़ को एड्रेस लेजिस्लेटिव एंड पे ही होना था। लेजिस्लेचर ने वो किया नहीं तो जुडिशरी को वहाँ पर इंटरवीन करना पड़ा। यहाँ से जुडिशरी को सब्सटेंस मिल जाता है कि वो इस चीज़ को लेकर के आए। दैट इज़ द जुडिशियल एक्टिविज़म। ओके, नेक्स्ट है हंग लेजिस्लेचर्स। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा ये वर्ड हंग असेंबली, हंग पार्लियामेंट, वर्ड आपने सुने होंगे। इसका मतलब ये होता है गुरप्रीत कि भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी कोलिशन को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, जिसकी वजह से कि राज्यों में गवर्नर और सेंटर में प्रेसिडेंट उन्हें सरकार बनाने के लिए कह सकें। किसी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली, हंग असेंबली हो गई, मामला लटक गया। आई बात समझ में? कोई भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं लेके जा पाया। ऐसे में क्या होता है कि आप किसी तरह से सरकार बना देते हैं। आपने कई सारी पार्टीज़ का सपोर्ट लिया होता है सरकार बनाने के लिए, और वो अरेंजमेंट्स कई बारी बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। उन पार्टीज़ ने, उन एमपीज़, उन एमएलएज़ ने सपोर्ट किया होता है इस पार्टी को कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट या उनके पीछे जो कम्युनिटीज़ खड़ी हैं उनके इंटरेस्ट फुलफ़िल होंगे। इस तरह से सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, जैसे कि लोकसभा का कॉन्फिडेंस मिलना ज़रूरी है। हम जब यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं हम पार्लियामेंट को ही ध्यान में लेके चलते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो गवर्नमेंट तभी तक एग्जिस्टेंस में है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब तक उसे लोकसभा का समर्थन है। अब लोकसभा में ही अगर वो गवर्नमेंट जिस पार्टी से या जिस कोलिशन से आई है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, मार्जिन पे खड़ी है, बिल्कुल मेजॉरिटी एक वोट से है उसके, एक सीट से है उसके पास, जिसमें कि उससे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रखने वाली पार्टीज़ या मेंबर पार्लियामेंट्स जो कि इंडिपेंडेंट थे वो उनके साथ आ गए, उन्होंने समर्थन दिया है। हो सकता है कि कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ जाएं, कोई ऐसे डेयरिंग लॉज लाने पड़ जाएं जो पार्टी डरती है लाने से कि अगर हम इस तरह का कोई लॉ लेकर के आते हैं, ऑलरेडी हमारी पोजीशन बड़ी फ्रेजाइल है लोकसभा के अंदर, तो हमारी सरकार गिर सकती है क्योंकि कोई कास्ट या कोई कम्युनिटी के सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे एपिसोड आते रहते हैं। पीछे आपने देखा होगा एक ख़ास तरह के रिलीजियस प्लेस के टाइटल डिस्प्यूट को लेकर के दिल्ली में एक कंट्री लेवल पर एजिटेशन भी हुआ। ये कहा गया कि उस इमारत को गिराना है, उसे हटाना है। उसको लेकर के सरकार के ऊपर बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन आ गई कि सरकार कानून ला करके उस चीज़ को आगे, उस ज़मीन के टाइटल को उस कम्युनिटी को हैंड ओवर करे और वो ज़मीन लीगलाइज हो और वहाँ पर वो रिलीजियस प्लेस बना रहे, वो बिल्डिंग बनी रहे। आपने देखा होगा कुछ समय पहले कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था, जिस जजमेंट में ये कहा गया था
कि जो पुलिस ऑफिसर है, अगर एंटी एससी एंटी एसटी एक्ट के तहत कोई कंप्लेंट आती है तो पुलिस ऑफिसर पहले उस चीज़ को वेरीफाई करे, फर्स्ट इंस्टांस पे ही एफआईआर ना कर दे। आपने देखा बड़े स्तर पर पूरे भारत भर में इसका विरोध हुआ सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग का। आपने देखा, आप जालंधर में रहते हैं तो फगवाड़ा में इस मामले पर लेके गोली भी चली, नेशन वाइड एजिटेशन हुआ इसके खिलाफ। एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी इसके खिलाफ बोली कि अभी ऐसा कानून बनने का समय आया ही नहीं, क्योंकि अभी भी एससी एसटी की पोजीशन बहुत फ्रेजाइल है कंट्री में। और अगर आप पुलिस ऑफिसर्स को ये कहते हैं कि वो भाई किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी ऑफिसर के अगेंस्ट जब भी एफआईआर करना है तो पहले अच्छे से वेरिफिकेशन करे फिर एफआईआर करे, तो दैट इज़ नॉट गुड। कंप्लेंट रिसीव होने पे ही एफआईआर होना चाहिए, जैसा ओरिजिनल लॉ है उसको उसी फॉर्म में रखिए। तो आप देख सकते हैं सरकार पर दबाव बना और ये कहा गया, सरकार ने भी उस समय बयान दिया कि सेशन जब आएगा तो सेशन ला करके हम कोर्ट के निर्णय को बदलेंगे, हम प्रावधान लेकर के आएंगे पार्लियामेंट के अंदर कि उस निर्णय को हम बदलें। उसके बाद कोर्ट ने ही वापस से अपने निर्णय पर संज्ञान लिया और अपने पिछले निर्णय को थोड़े समय के लिए पीछे रखा और नया निर्णय देते हुए जो यथास्थिति थी उसे बहाल कर दिया, स्टेटस को बहाल कर दिया। तो गवर्नमेंट जब बनती है, ख़ासतौर पर इंडिया जैसी कंट्री में, आप पॉपुलर वोटिंग सिस्टम से चलते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने सपोर्टर्स का वोट मोबिलाइज़ करते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जनता में विश्वास जगाते हैं कि मैं आपको रिप्रेजेंट करूँगा। इसके तहत उन्हें लोगों को जोड़ना होता है। लोगों को जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर भारत की अगर एज अ नेशन बात करें तो भारत नेशन के तौर पर एक कल्चरल नेशन है, जिसमें कॉम्पोजिट कल्चर एक बेसिस तो है, लेकिन एक कल्चरल नेशन है जिसमें कास्ट कम्युनिटी एस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। भारत एक नेशन होने से बहुत पहले सिविलाइजेशन हो गया था। तो सिविलाइजेशन का, संस्कृति का राष्ट्र पर असर बहुत है। लोग ट्रेडिशंस, कस्टम, कल्चर, मैनर के वाया आपसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। सो कास्ट और कम्युनिटी आज भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है अपने पीछे लोगों को जोड़ने का। इसके आधार पर आप वोट्स प्राप्त करके चुन करके आए होते हैं लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। ऐसे में उन्हीं जीते हुए नुमाइंदों से मिल करके एक सरकार बनाई जाती है। तो सरकार आज भी काफ़ी सारे मामलों में अगर सीट वाइज बिल्कुल मार्जिन पे हो या मार्जिन से कम हो और बाकी पार्टियों के समर्थन से बनी हो, तो उसे इस बात का भय रहता है कि हमारे द्वारा लाया गया कोई कानून या हमारा कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन या कोई भी लेजिस्लेटिव एक्ट किसी कास्ट कम्युनिटी के सेंटीमेंट को हर्ट कर दे और हमारा यदि समर्थन चला जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। ये चीज़ उन्हें परेशान करती है, जिसकी वजह से होता ये है कि बहुत से मामलों में वो डिसीजन मेकिंग करने से ही चूकते हैं, वो लेते ही नहीं। और ऐसे मामलों में फिर निर्णय कोर्ट लेता है, कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। आई बात समझ में? सो कोर्ट डिसीजन लेता है, कोर्ट परस्यू करता है। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर का हंग हो जाना भी एक तरह से जिम्मेदार हो जाता है कि जुडिशरी एक्टिवेट हो जाए। जुडिशरी दोनों ही मामलों में काफ़ी एक्टिवेट हो जाती है। पहले मामले में अगर देखें तो जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिव्यू, और वो तब होगी जब पार्लियामेंट में किसी पार्टी को काफ़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। तो वो पार्टी पार्लियामेंट में अक्सर ऐसे प्रावधान लाना चाहेगी जिसके तहत वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना चाहे, क्योंकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि जो चुनावी मैनिफेस्टो में मैंने वायदे किए हैं लोगों को वो डिलीवर करें विकास के नाम पर और कई चीज़ों के नाम पर। हो सकता है फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करने की कोशिश हो, और वो इसलिए हो सकता है कि मेजॉरिटी बहुत है उस पार्टी के पास, उसे पता है कि उसका अमेंडमेंट पास हो जाएगा। और दूसरा, वो बड़े पैमाने पर इस तरह के लॉज लाना चाहे जो लॉज उसे लगता है कि अमेंडमेंट पहले ले आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान बदला, उसके बाद वो कानून लेकर के आएँ, जो कानून हो सकता है काफ़ी स्तर पर राज्यों के भी अधिकारों का हनन कर दें, सेंटर स्टेट के रिलेशंस डिस्टॉर्ट हो जाए। इसलिए जब कई बारी पार्टीज़ बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ले जाती हैं तब भी कोर्ट के इंटरवेंशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं, बट जुडिशियल रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में तब कोर्ट ऑलवेज पार्टी को अपने एरिया में कंटेन होने को, सरकार को अपने एरिया में कंटेन रहने को कहता है। दूसरे मामले में जब सरकारें काफ़ी फ्रेजाइल पार्टी से बनती हैं, बड़ी कमज़ोर पार्टी के द्वारा बनाई गई कि बिल्कुल मार्जिन पे ही है, तब कोर्ट काफ़ी एक्टिव रहता है एक्टिविज़म के माध्यम से, क्योंकि कोलिशन पॉलिटिक्स चल रही है और कोई भी एक पार्टी इतनी सीटें लेकर के ही नहीं आई कि अपने दम पर कुछ करेगी, तो घटक दलों का उसके ऊपर असर बहुत रहता है। तो रीजनल सेंटीमेंट्स काफ़ी हावी रहते हैं कई बार नेशनल सेंटीमेंट के ऊपर। इसकी वजह से आप उतने ज़्यादा निर्णय नहीं ले पाते जो रिफॉर्म्स के माध्यम से आने चाहिए, जिनका कारण ही सोशल रिफॉर्म करना है या जो विकास की ओर लेकर के जा सकें। आप सस्टेनेबिलिटी में ज़्यादा चलते हैं, जैसा है उसको निभाते जाते हैं, उस मौके में जुडिशरी एक्टिविज़म के माध्यम से।
तो आपने लंबे समय तक देखा होगा जब ये यूपीए पार्ट 1 रहा और यूपीए पार्ट 2 रहा, तो उस समय में आपने देखा कि कोलिशन पॉलिटिक्स थी। उसी को रिस्पॉन्सिबल भी माना जाता है कि बड़े स्तर पर राष्ट्र हित में निर्णय नहीं भी लिए गए, ऐसा कहता है। आज बीजेपी ऐसा कहती है कि कोलिशन पॉलिटिक्स की मर्यादाओं की वजह से ये बड़े निर्णय नहीं ले पाए। आपने देखा 2008 में जब यूपीए के द्वारा, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 1-2-3 एग्रीमेंट किया भी, न्यूक्लियर डील किया अमेरिका के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो लेफ्ट पार्टियों ने अपना समर्थन ले लिया था। और ऐसा भी मौका आ गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन उस समय प्रेजेंट हुआ और ये माना जा रहा था कि मनमोहन सिंह की सरकार गिर जाएगी। जैसे तैसे करके उन्होंने उस चीज़ को मैनेज किया, सरकार बनी रही। लेकिन क्योंकि पार्टी की मेजॉरिटी बड़ी फ्रिजाइल है, इस वजह से आप मानते हैं कि उस लेवल के डिसीजंस नहीं ले पाएंगे आप, जो डिसीजंस काफ़ी रिस्क टेकिंग हो। ऐसे में जुडिशरी फिर इंटर करती है और एक्टिविस्ट होकर के बहुत से नियम खुद से बनाती है, क्योंकि उसे पता है सरकार एग्जीक्यूटिव के तौर पर और लेजिस्लेचर में कमज़ोर है ऐसे निर्णय लेने को लेकर के। आई बात समझ में? हंग लेजिस्लेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। इसी से जुड़ा दूसरा भी रीज़न है, गवर्नमेंट इज़ अफ्रेड ऑफ टेकिंग हार्ड डिसीजंस। देखिए, फिर से वहीं पर बात आ जाती है। कई बार कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन मामलों पर सरकार ये जानती है, पहले से ही उसे क्लियर है कि अगर हमने इस पे कोई निर्णय ले लिया तो कंट्री लेवल स्टिर हो सकता है, कोई इस तरह का मॉब हो सकता है, कोई वायलेंस हो सकता है, कोई हो सकता है प्रोटेस्ट हो जाएं, डेमोन्स्ट्रेशंस बड़े स्केल पर हो जाएं, रेवोल्यूशन ही हो जाए। सरकारें ये जानती हैं कई बार, और सरकारें ये जानती हैं कि ऐसी परिस्थिति में हम कभी भी सरकार के पद से हटना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि अगले चुनाव में हमें जब उस कम्युनिटी को फेस करना है, या अगली बार जब हम चुनाव में जाएंगे तो उस राज्य से या उस कम्युनिटी से, उस क्षेत्र से हमारे वोट कम हो जाए। मान लीजिए सरकार को डर है कि भाई उत्तर पूर्व से वोट ना कम हो जाए, या सरकार डरती है कि दक्षिण के राज्यों से ना कम हो जाए, या सरकार डरती है कि आसाम की अहोमिया समाज के लोगों का वोट ना कम हो जाए, या सरकार डरती है कि भाई किसी हिंदू या मुस्लिम सेंटीमेंट को हार्म ना कर दें तो वोट ना कम हो जाए। कई सारे कारण होते हैं। सरकार बनी रहना चाहती है। ऐसे में सरकार बहुत से ऐसे पब्लिक इश्यूज़ हैं जिन्हें इशू ऑफ लॉ मान करके, इशू ऑफ लॉ टैग करके कोर्ट की तरफ रूट कर देती है कि कोर्ट ही फैसला ले इस पर। ये बहुत बार होता है। आपको अगर याद हो तो या तो मैंने क्लास में डिस्कस किया है या कुछ उन स्टूडेंट्स के साथ जिनके साथ मैं कहीं गया पीछे अभी, तो मैंने ये डिस्कस किया था कि जो अब ये हो रहा है कि किसानों का मामला कोर्ट में ले जाया जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट की भी अपने लेवल पर एक स्ट्रांग विल है कि ये मैटर अब कोर्ट के एंड पर जाए और ये कोर्ट के एंड पर ही डील हो, ताकि कल को जो भी अब निर्णय आए, गवर्नमेंट ये टैग दे कि ये निर्णय कोर्ट का है और कोर्ट का निर्णय अब हमें पालन कराना है। यानी कि हो सकता है कि गवर्नमेंट उस चीज़ को डायरेक्टली डील करने से बच रही हो, गवर्नमेंट वो रिस्क ना लेना चाहती हो, और वो रिस्क अब गवर्नमेंट कोर्ट के एंड पर लेना चाहती हो, और उसे ऐसे प्रस्तुत करे कि भाई बॉर्डर ब्लॉक होने से ट्रेड एंड कमर्स हार्म हो रहा है, वहाँ पर कई तरह के वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ से लोगों का राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हार्म हो रहा है, कई मायने से उसे नेशनल सिक्योरिटी स्टेक पे है, कैपिटल की सिक्योरिटी स्टेक पे है, उसे मैटर ऑफ लॉ बना करके कोर्ट में ले जाया जाए, जबकि वो मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, मैटर ऑफ लॉ नहीं है, उसे ले जाया जाए, फिर उस पर निर्णय आए और उसके वाया काम हो जाए, ताकि सरकार रिस्क को अवॉइड करे। तो बहुत बार गवर्नमेंट डेयरिंग नहीं होती, स्ट्रॉन्ग ऑनेस्ट डिसीजन मेकिंग की तरफ नहीं जाना चाहती, रिस्क अवर्जन की तरफ जाती हैं। या कई बार ये हो सकता है सरकार की भी मंशा उतनी सही ना हो, लेकिन वो टेक्निकल बेनिफिट्स, इन्हें टेक्निकल लूप होल्स कहते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, यूनियन लिस्ट ने आपको वो चीज़ें करने की आज़ादी दी है तो आप कर रहे हैं टिपिकल सेंस में। एक तरह से अगर पब्लिक इंटरेस्ट के मामले से देखा जाए, वो हो सकता है वो एक तरह का टेक्निकल ग्लिच कंसिडर हो जाए, बट अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें तो वो बिल्कुल करेक्ट है, आप वो कर सकते हैं। लेकिन आप करवाना चाह रहे हैं कोर्ट के माध्यम से, कि वो चीज़ आप इस वे में टैकल कर रहे हैं कि ये चीज़ हम लेकर के आते हैं लॉ, एट द एंड ये कोर्ट तक पहुँचे, किसी भी फॉर्म में कोर्ट के एंड पर डिसीजन आए और हम पर बात ना बने। आई बात समझ में? सो कई बारी सरकार रिस्क अवर्जन के टेंडेंसी से जाती है, और कई बारी सरकार उन टेक्निकल बेनिफिट्स को उठा करके कुछ नेगेटिव चीज़ें भी करने की ओर आगे बढ़ रही होती है, जिसके तहत उसे लगता है कि ये मामला तकनीकी रूप से बिल्कुल करेक्ट हैं, कोर्ट में भी जाएंगे तो चैलेंज नहीं हो पाएंगे, और ये वहाँ से नतीजे निकल करके आ जाए और कोर्ट हमारे इस मामले को अपहोल्ड कर दे, ये कह दे कि ये मैटर बिल्कुल करेक्ट है, गवर्नमेंट यहाँ पर ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ये टिप्पणी नहीं दे रहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट सही था या गलत, यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि हो सकता है टेक्निकली वो बिल्कुल कैपेबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन अब वो मैटर अगर कोर्ट के वाया चैलेंज हो गया है, हो सकता है सरकार ही खुद ये चाह रही हो कि ये मैटर कोर्ट में जाए और हमारे किए हुए इस एक्ट पर कोर्ट की मोहर भी लग जाए और कोर्ट इसे सुनिश्चित कर दे कि हाँ ये सही है। तो यहाँ पर कोर्ट
सरकारें खुद, लेजिस्लेचर खुद कोर्ट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही हैं कि वो एक्टिविज़म करे। तो बहुत से क्रिटिक्स जुडिशियल एक्टिविज़म के लिए आज सरकारों को आड़े हाथ लेते हैं कि जुडिशरी एक्टिवेट हुई, उसका एक बहुत बड़ा एक्टिव एजेंट आप खुद हैं। आप लोगों ने ऐसे बहुत से मैटर जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का घेरे में आते थे, जो आपके एम्बिट में थे और आप कर सकते थे, आप लोगों ने या तो हंग लेजिस्लेचर की डर के वजह से उसे जाने दिया, आपने एक्शन नहीं लिए तो जुडिशरी ने लिए, और दूसरा आपने बहुत से पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर को मैटर ऑफ लॉ डिक्लेयर कर करके घुसाया है जाके जुडिशरी के अंदर। जुडिशरी ने फिर डिसीजन लिए हैं, तो जुडिशरी फिर उस प्रोसेस में आगे बढ़ती गई, फिर वो रुकी नहीं। एक बार आपने अपॉर्चुनिटी दी है तो फिर तो वो बढ़ेगा मामला। तो आपने इस तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म को खुद से एक्टिवेट किया है। मैं जुडिशरी इज़ नॉट एट फॉल्ट, उनका ये कहना है। आई बात समझ में? सेकंड वन इज द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फेल टू प्रोटेक्ट द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। सिंपली जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फेल हो जाती है सिटीजन्स के बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जुडिशरी विल ऑटोमेटिकली इंटरवीन, क्योंकि जुडिशरी का तर्क ही यहाँ पर ये है कि मेरा रोल ही, मेन रोल जो यहाँ पर है वो है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड प्रमोशन ऑफ द जस्टिस इन द सोसाइटी। सिंपल, जुडिशरी के पहले रोल में ये क्लियर हो जाता है कि वो प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन है। देखिए, ये इंडियन जुडिशरी ब्रिटिश पीरियड की जुडिशरी से बिल्कुल डिफरेंट है। उस जुडिशरी का पर्पस सिंपली ये था कि जो ब्रिटिश पीरियड के दौरान इन ड्यूली इनेक्टेड लॉज जो उनके अकॉर्डिंग ड्यूली इलेक्टेड थे, उन लॉज के तहत अगर किसी तरह की लॉज की वायलेशन हो रही है तो उस लॉज को वहाँ पर इन्फोर्स कराना। तो मेनली वो लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी की तरह काम करते थे, क्लियर कट लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी। लॉ इन्फोर्स कराना है, वायलेटर्स को पनिश करना है, और जिनके लॉज वायलेट, जिनके राइट्स, मतलब लॉ ने आपको एक अधिकार भी तो दिया है, अगर किसी ने उसे वायलेट किया है तो लॉ ने अधिकार सरकार को दिया है, सरकार आप पे पेनल्टी लगा सकती है, ये सरकार का अधिकार है। आपने उसे वायलेट कर दिया तो आप वायलेटर हैं, तो आपको पनिश करना है, सरकार को उसका अधिकार दिलाना है, यानी कि सरकार का आपसे पेनल्टी वसूलने का अधिकार था, सरकार पेनल्टी वसूलेगी, आप पनिश हो गए। तो सिंपल इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ वाज द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी बाय द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये चेंज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। आप सॉवरेन हुए, सॉवरेन होने का मतलब जुडिशरी सॉवरेन जुडिशियल सिस्टम के तहत वर्क कर रही है। उसका मतलब ही ये है कि जो सॉवरेनिटी है वो वेस्टेड है लोगों में। इंडियन डेमोक्रेसी में अगर सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन जो है, इट इज़ अ सॉवरेनिटी वेस्टेड विद द पीपल ऑफ द कंट्री। उस कंसेप्ट को बहुत ब्रॉडर सेंस में अगर लेकर के जाएं तो जुडिशरी को एक्टिविज्म वहीं से मिल जाता है, क्योंकि जब हम सॉवरेनिटी वेस्टेड विद द सिटीजन की बात करते हैं तो सिटीजन के राइट्स की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जुडिशरी के पास है। सिटीजन्स के राइट्स की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसके पास है? जुडिशरी के पास। तो बस फिर यहाँ पर ये गेम ही सॉवरेनिटी का हो जाता है कि जुडिशरी फिर ऑटोमेटिकली इंटरवीन करेगी हर उस मैटर में जहाँ जहाँ उसे लगता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फेल हो रही है सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के मामले में। तो दिस जुडिशियल सिस्टम इज़ नॉट द सिंपल एनफोर्समेंट सिस्टम, ये एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ नहीं है। देयर इज सिंपल केस ऑफ सॉवरेनिटी। नाउ इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन, sovereignty is vested with the people, citizen of the country, and the rights of the citizen, sovereignty is a right, rights of the citizen is being protected by the judiciary, और जुडिशरी उसी के तहत एनफोर्समेंट से कई कदम आगे चल रही है। वो इंश्योर भी करा रही है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो पीपल में वेस्टेड सॉवरेनिटी है उस सॉवरेनिटी की मर्यादाओं की रक्षा कर रही है कि नहीं, उसके तहत आने वाले नागरिकों के राइट्स की प्रोटेक्शन कर रही है कि नहीं कर रही, तो फिर मेरे पास जिम्मेदारी है उसे प्रोटेक्ट करने की, आई विल डू दैट। तो वो कर रहा है। आई बात समझ में? सॉवरेनिटी लोगों में वेस्टेड है, तभी तो आप ये देख सकें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, आपको बोलने की। देश भारत को क्या आज़ादी है? भारत अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रख सकता है। भारत अपनी खुद ही अगर देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय द सॉवरेनिटी? संप्रभुता। भारत संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत अपनी नीतियाँ बनाता है, उसमें किसी के हस्तक्षेप नहीं है, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई इंटरवीन नहीं कर सकता। भारत स्वतंत्र भाव से काम करेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वतंत्र आवाज़ रखे, किसी देश के दबाव में काम नहीं करेगा। ये मेन आस्पेक्ट है इसका। तो भारत स्वतंत्र बने कि भारत के नागरिक स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र सोच होना नागरिकों की बड़ी बात है। नागरिक भी स्वतंत्र भाव से अपना काम चुने, अपनी शिक्षा चुने, अपने स्किल्स चुने, अपना निवास चुने, अपनी मूवमेंट को चुने, सब स्वतंत्र भाव से करें। नागरिकों में संप्रभुता ना होगी तो फिर राष्ट्र में भी संप्रभुता ना होगी। तो राष्ट्र की संप्रभुता को ख्याल में रखें, जरा देखें, राष्ट्र की संप्रभुता नागरिकों में समाहित है। द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिया इज मैनिफेस्टेड इन द सॉवरेनिटी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। इसको समझो बात को आप, मैंने नेशन एंड स्टेट के चैप्टर्स में ये पढ़ाया है। और वो सॉवरेनिटी को फिर
organ of the state, that is the government, cannot encroach. State is a big thing. The expression of the state on the field, the expression of the state in the visible world is the government. And the one organ of the government, two organs of the government are their legislature and executive. They cannot encroach the sovereignty of the nation in itself, and the sovereignty of the nation is vested with the citizen of the country. इसी के तहत उनको वो राइट आए. Why they are having fundamental right? इसी के तहत आए उनको वो राइट. तो वो फंडामेंटल राइट्स और अदर पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट. तो जब भी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव फेल होगी उनके राइट प्रोटेक्ट करने को, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जुडिशरी विल ऑटोमेटिकली इंटरवीन. आई बात समझ में? वो खुद ही एंटर कर जाएंगे उसमें. द कोर्ट ऑफ लॉ इज मिसयूज्ड. देखिए, जब भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट के अंदर किसी पार्टी को बहुत ही ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिलती है, तो इस तरह से एक पार्लियामेंट्री अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट आती है. द अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट बाय द डिंट ऑफ द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, then you can say that it is an authoritative government by the way of parliament, but it is parliamentarian authoritative character. आई बात समझ में? इट कैन बी अ टोटलिटेरियन स्टेट, और ये कई तरह के अल्टीरियर मोटिव्स को फुलफिल करना चाहेंगे. वट आर द अल्टीरियर मोटिव्स? द मोटिव्स, they are strongly lacking the reasonings, the rationals, the humane grounds. They are completely based on the subjective vision of the person, which that person is responsible for its promotion or something else. उसके बनने में, उस कानून के, उस लॉ के बनने में वही पर्सन जिम्मेदार है, उसी के विजन से वो प्रेरित है. उसके पीछे की रैशनल्स, रीजनिंग्स से आपको कोई मतलब नहीं. सच मोटिव्स आर अल्टीरियर मोटिव्स. हमें लगता है, जब हम सोचते हैं वही देश है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है. देश इज समथिंग एल्स, कंट्री इज समथिंग एल्स. देश, राष्ट्र, राज्य एक अलग बात है. When you are talking about the state, the राज्य, when you are talking about the राष्ट्र, the nation, when you are talking about the देश, the country, this is another thing. Then you are talking about the government, and you are simply the beholder of the position of the government. That is the one position in itself, not the whole government. So you cannot be equal to the whole state or the nation or the country. It is not possible. Okay? जब भी हम ऐसा सोचने लगे हैं उस पावर पे बैठ के, जो पावर उस स्टेट से ही मिली है, तो फिर इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम कि स्टेट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया पार्लियामेंट का, और उसमें हमने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी एक्यूपाई करके स्टेट को ही कैप्चर करना चाहा. कई बार ऐसा होता है कि हम ये करते हैं, और ये हम करवाते हैं बाय द वे ऑफ द मिसयूज़ ऑफ द जुडिशरी. अपन जुडिशरी का मिसयूज़ करते हैं. एमरजेंसी पीरियड के दौरान ये हुआ, हम सीनियरिटी सिस्टम को फॉलो ना करते हुए, उसे बाईपास करके अपने फेवरेबल जजेस को चीफ जस्टिस की पोजीशन पर पहुंचाते हैं. और हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, उसके तहत हम ये चाहते हैं कि जब उन्हें चैलेंज किया जाए जुडिशरी के पास, उसमें वो जजमेंट्स आएँ जो हम चाहते हैं. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं वो देश हित में, उनमें अब जुडिशरी पैर ना फंसाए आकर के, जुडिशरी वो निर्णय दो जो हम सही चाह रहे हैं. तो जुडिशरी हमारे मुताबिक चले, जुडिशरी वैसे ना चले जैसे संविधान कह रहा है. और अगर संविधान जुडिशरी को हमारे मुताबिक चलने से रोक रहा है, संविधान को बदल डालेंगे, नया संविधान लिख डालेंगे. तो किसी ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की हरकत कर डाली, जिसे हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 कहते हैं. व्हाट वाज द नीड टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? कि कोई चाहता था कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इतने लंबे समय के डेलिब्रेशंस के माध्यम से दुनिया भर के 60 देशों के संविधानों को पढ़ा करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन और वोटिंग कर करके जो संविधान बनाया है, जिसकी इतनी सारी कमेंट्रीज़ को ही अगर इकट्ठा कर ले तो कमरा भर जाता है. उसको छोड़ो, जो मैं सोच रहा हूँ उसको समझो. देश ऐसे चलना चाहिए. इट इज़ नॉट करेक्ट. ऐसा नहीं हो सकता है. आई बात समझ में? वो होने लगेगा जब तो आप इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करेंगे. तो जुडिशरी कैप्चर की, मिसयूज़ किया, और उसके वाया आपने काम कराए. तो आपने एक्टिविज़म तो जुडिशरी में खुद डाला. जुडिशरी को एक्टिविज़म तो आपने खुद दिया कि जुडिशरी नाउ विल डिसाइड कि फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है. तो जुडिशरी विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर विल. लेकिन एक पॉइंट के बाद जब वो सिस्टम रेक्टिफाई हो जाएगा कि जुडिशरी को आपने मिसयूज़ के क्लचेस से बाहर कर दिया, बट आपने वो बीज बो दिया, वो बीज बो दिया. अब वो गुड मोटिव से ही होगा, बट होगा तो सही एक्टिविज़म. आई बात समझ में? तो लंबे समय तक भी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल रही इसके लिए
कि उन्होंने जुडिशरी को मिसयूज़ करने का काम किया, कोर्ट ऑफ लॉ को मिसयूज़ करने का काम किया अपने अल्टीरियर मोटिव्स को सर्व कराने के लिए। और ये तब होता है जब पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आती है, ये समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं। बहुत से देशों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम आया था, पहली बार में इतनी मेजॉरिटियाँ ले गए वो लोग कि उन्होंने अपना संविधान बदल के, पार्लियामेंट का फॉर्म बदल के उसे ऑटोक्रेटिक कर दिया, और 40-40 साल 50-50 साल सत्ता से नहीं उतरे वो लोग। सिस्टम ही ऐसा चलेगा। ये सोच के देखिए भारत का संविधान कितना प्रगाढ़ बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, संविधान ऐसा नहीं होता। परसों की एक हरकत अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा, बिहार विधानसभा का एक वाक़या बताता हूँ। बिहार विधानसभा बिहार के ही मंत्री सेम पार्टी से हैं, बीजेपी से, बोल रहे हैं, और वहीं पर उसके जो स्पीकर हैं वो भी बोल रहे हैं, और वो उन्हें कह रहे हैं कि भाई आपसे 14 सवाल पूछे गए थे, आपने सभी के जवाब अभी तक सबमिट नहीं किए। तो वो आगे से कह रहे हैं ज़्यादा व्याकुल मत होइए, सारे जवाब दे दिए गए, जाके चेक करिए। ये एक सदन का सदस्य, एक मंत्री, अब हालांकि अभी वो लोग सेम पार्टी से हैं, और अब स्पीकर को कह रहा, स्पीकर उसे कह रहा है कि अपने शब्द वापस लीजिए। तो कह रहा बैठिए चुप करके, शब्द कोई वापस नहीं होगा, ज़्यादा व्याकुल मत होइए। समझ आई? 14 सवाल पूछे गए थे, 16 सवाल पूछे गए थे, 14 का जवाब दे दिया था। कहते आपने अभी 11 का जवाब दिया। शांत रहिए, चुप रहिए, व्याकुल मत होइए। उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी। स्पीकर इतना परेशान हो गया वहाँ पर कि उसने एडजर्न कर दिया हाउस को, कि सभा स्थगित की जाती है। ये हुआ, 70 साल हो गए हैं, सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है, तब ये हाल हुआ। सोचिए, देश में पहले ही दिन पार्लियामेंटेरियन सिस्टम इतनी स्ट्रांगली फॉलो हुआ, मर्यादाएं इतनी ज़बरदस्त पालन हुई, सम्मान इतना अधिक दिया गया। यह कैसे? इसका कारण था इतना लंबा पुराना भारत का इतिहास फ्रीडम स्ट्रगल का। फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी का स्ट्रगल नहीं था, इंडियंस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन ऑफ पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी इंस्टिल करने का काम किया हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने। अगर वो ना किया होता, और वो अगर क्रांति के रूप में हमने देश आज़ाद कराया होता, तो देश अगले ही 1 साल के अंदर कोई और रूप ले जाता। मैं आपको बता दूं, ये एक लंबा स्वतंत्रता संग्राम था, जिसके तहत हर दिन कांग्रेस ने हर साल सेशन किया, बेवजूल नहीं था। हर साल सेशन में हर एजेंडे को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करके वोटिंग के माध्यम से लिया। उसका कारण उनके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसिप्लिन्ड पार्लियामेंटेरियन इंस्टिल करना था, जो आपने देश में आज़ादी के बाद देखा भी, ये देश ने नोटिस किया। आई बात समझ में? इसलिए देश में वो पालन भी हो गया, वरना कई सालों पहले ही इसका कई तरह से रूपांतरण किया जा देना। जिन लोगों को वह स्वीकार नहीं हुआ, जब संविधान अपने रूप में बदलने की कोशिश हुई, उन्हीं लोगों ने गांधी मैदान में कैंपेन भी चलाए, और जयप्रकाश नारायण उन्हीं में से एक जाने जाते हैं। वो उसी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन स्कूल से आते थे, और बाद में जनता पार्टी की सरकार भी बनी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो नर्चर्ड वैल्यूज़ इंस्टिल्ड थी जो चलती रही। अब हमें देखना है कि वो वैल्यूज़ कहाँ खड़ी हैं आज की डेट में। जुडिशरी को मिसयूज़ करने का एक काम उस समय में हुआ। द कोर्ट्स बिकम विक्टिम्स ऑफ टू ह्यूमेन वीकनेसेस ऑफ क्रेज फॉर पॉपुलिज्म। देखिए, कोर्ट विक्टिम हो जाती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक अभी आपको जहाँ तक मुझे लगता है, पता नहीं इंडिया टुडे कौन सा कन्क्लेव था, आई डोंट नो, मैं बट आपको स्पीच बता देता हूँ, इंटरव्यू बता देता हूँ। रंजन गोगोई का इंटरव्यू हुआ अभी इंटरव्यू हुआ, और इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि भाई आपके ऊपर बहुत से आरोप हैं, आपको कैसा लगता है, आप कैसे लेते हैं उस चीज़ को? आपके ऊपर आरोप है कि मॉलेस्टेशन हुआ एक वुमेन का, और एक कमेटी बनी जिसमें आपने उस कमेटी को चेयर किया, आप उस कमेटी का हिस्सा रहे, रिपोर्ट सीक्रेट रखी गई, किसी को बताई नहीं गई, फैसला आपके हक में आ गया, सब कुछ हो गया। ये कैसा है सिस्टम? उन्होंने ये बताया कि देखो, एक बात सुनो, तुम जो कह रहे हो यहाँ स्टेज पे बैठ के, अखबार जो रोज़ लिख रहे हैं और हर कोई जो बोल रहा है, तुम 2 मिनट के लिए मुझे विचार करके बताओ कि क्या बीइंग जज मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ जैसा तुम लोग बोल रहे हो, या तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, या बीइंग जज मैं वैसे चलूँ जैसा कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल सिस्टम मुझसे एक्सपेक्ट करता है? तो उसने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो बिल्कुल नहीं लगता जो तुम मुझे लगवाना चाहते हो। मैं वो कभी नहीं सोचता। राज्यसभा का मैं मेंबर बना, तुम्हारे कहने पर मैं ना बनूं? मतलब तुम लोग ये चाहते हो, तुम सब लोग ये चाहते हो कि मैं ना बनूं, तो मैं ना बनूं? या मैं उन फाउंडिंग फादर के फॉर्मूला के बेसिस पे चलूं जिन्होंने संविधान दिया, जिसके मुताबिक कि मैं बन सकता हूं? किसका विजडम ज़्यादा करेक्ट है? तुम बीइंग अ मीडिया स्कूल जो इस समय ये तय कर रहे हो कि रंजन गोगोई को नहीं बनना चाहिए राज्यसभा मेंबर, या वो जो मेरी कंट्री का एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है, जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और जो प्रोविजन कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलूँ?